सर ठीक है, वाटर, प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट भी तो हो सकती है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट किस तरह से है? प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कैसे होगी बेटा जब तक इम्प्योरिटी नहीं आएगी। जी सर। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इम्प्योरिटी से चेंज होती है, जब वो प्योर है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगी। लेट मी टेल यू, एनीथिंग प्योर does not show a change in concentration until unless it's mixed with an impurity. Anything, not just water. जी सर। ठीक, ओके। अच्छा। नंबर वन, नंबर टू, रोमा इस बात को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये भी कहूंगा कि हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन पे, ये बेसिकली 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है प्योर वाटर के लिए 1.0 × 10⁻⁻14 होती है, जिसका मतलब है कि बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाटर के H2O से कन्वर्ट होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, जिसका ये भी मतलब है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्जन भी चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि केसी के केस में ऐसा होता है, आपको पता है जी और सर। आपने पढ़ा हुआ है ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से कि रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम होता है वो बड़े आराम से ऐसी चीजें मसलन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है, ऐसी चीजों से प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीजों से चेंज किए जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये 1.00 × 10⁻⁻14 की वैल्यू 298 केल्विन पे अगर ऐसी है तो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज पे ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो याद रखिए कि आप ये वैल्यू जहां पर भी कोट करेंगे आप उसके आगे एट 298 केल्विन जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये इससे स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्लेनेशन का तरीका समझा जाता है। आप पेपर में भी यही करेंगे, बच्चे बाज मर्तबा ये वैल्यू KW की तो कोट कर आते हैं लेकिन आगे 298 केल्विन नहीं लिखते तो उन्हें आंसर के मार्क्स भी नहीं मिलते। ठीक, ये बात समझने की है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है जिसपे इक्विलिब्रियम के ली शटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है, उससे सिंपल कंडीशंस को चेंज करने से उसकी वैल्यू को, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। और यहाँ पे चूंकि हम टेम्परेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं बखसूस, तो टेम्परेचर एक काफी डिटर्मिनिंग फैक्टर के तौर पे होता है जिससे ये वैल्यू चेंज हो सके। ठीक, जी सर। फर्दरमोर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए प्योर वाटर में। ठीक है, मसलन सिंपलिसिटी के लिए हम एक्वस का सिंबल, स्टेट सिंबल निकाल देंगे। हर वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम जानते हैं कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो उससे एक ही H और एक ही OH बनेगा, और वो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, रिवर्सिबल इक्वेशन से पता चल जाता है। यानी ये जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते तो 10 हाइड्रोजन आयंस बनते और 10 ही OH नेगेटिव आयंस बनते अगर वो सारे के सारे डिकम्पोज होते, फर्ज किया जा रहा है। ठीक है, और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो एक ही हाइड्रोजन आयन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, जिसका मतलब ये है कि हर वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हमेशा इक्वल रहेंगे डिकम्पोज होने पर, which is pretty simple to understand, right? तो हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को KW होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर, या रीराइट करेंगे तो KW हो जाएगा H पॉजिटिव के स्क्वायर के बराबर, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर है तो OH नेगेटिव को भी H पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें, H पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर H पॉजिटिव का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक को दूसरे के बराबर लेने का तरीका है। बाज़ मर्तबा स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हम H पॉजिटिव को OH नेगेटिव के इक्वल लेके इसे OH नेगेटिव का स्क्वायर कर लेते तो क्या होता? जी, हम ये भी कर सकते थे, हम कर सकते हैं एक्चुअली, और H पॉजिटिव का स्क्वायर लें या OH नेगेटिव का स्क्वायर लें, इस इक्वेशन में एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव के आयंस की तादाद OH नेगेटिव के बराबर होती है फॉर द गिवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम जानते हैं कि H पॉजिटिव जो होगा उसको KW के लिए हिसाब से उसकी वैल्यू निकालनी हो तो KW का अंडर रूट हो तो H पॉजिटिव का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी H पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW। KW की वैल्यू 298 केल्विन पे हम जानते हैं वो क्या है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू 298 केल्विन पे ये आ जाएगी। अब बुक में इसके आगे एट 298 केल्विन नहीं लिखा, सॉरी, बुक में इसके आगे एट 298 केल्विन नहीं लिखा, लेकिन मेक श्योर कि आप आंसर में ये चीज जरूर मेंशन कर रहे होंगे, क्योंकि ये 1 × 10⁻⁻14 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन के लिए, इससे हायर या लोअर टेम्परेचर के लिए हरगिज नहीं है। इसी तरह से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन
भी 1 into 10 raised to power minus 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सिर्फ 298 केल्विन के लिए होगी, इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर के लिए शायद ना हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाता है? जी सर। ओके गुड। मूविंग ऑन, हम ये सिंपल डेरिवेशन थी, जैसी डेरिवेशन हमारे पास यूजुअली फिजिक्स में भी एग्जिस्ट करती है। pH कैलकुलेशंस, सो pH हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए इसी तरतीब से, जैसे हमने वाटर का KW प्रोडक्ट निकाला, इसी तरह और चीजों के लिए भी हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, रेंज जो होती है पॉसिबल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की डिफरेंट सॉल्यूशंस में बहुत लार्ज होती है। ये रेंज कर सकता है 10 raised to power minus 15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तक। In order to remove the problem of dealing with a wide range of numbers, एक डैनिश केमिस्ट था सोरेन सोरेनसन, जिसने pH स्केल इंट्रोड्यूस किया था। वो ये कहता था कि 10 raised to power minus 14, minus 15, minus 13 ये ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें इस तरह से लिखना और बार-बार कोट करना बहुत मुश्किल काम है। हमें इसे इस तरह से स्केल को यूज करना चाहिए कि सिंपल पॉजिटिव न्यूमरल्स में कन्वर्ट हो जाएं और पावर बिल्कुल खत्म हो जाए सिस्टम से। एक तो नेगेटिव ना रहे, दूसरा पावर खत्म हो जाए, तीसरा ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसने एक ऐसा सिस्टम दिया कि जिसमें उसने पीएच स्केल के लिए कुछ वैल्यूज दिया। अगर आप पीएच स्केल को गौर से देखें तो हमें अंदाजा होता है कि पीएच स्केल जो आईजीसीएसई में पढ़ा है वो बहुत सिंपल सा है और 0 से लेकर 14 तक सिंपल पॉजिटिव स्मॉल नंबर्स के अंदर पूरा पीएच स्केल डिफाइन हो जाता है। हम आईजीसीएसई में पढ़ चुके होते हैं कि प्योर वाटर उस पीएच स्केल पर 7 होता है। कोई भी चीज अगर एसिडिक नेचर रखेगी तो वो लो देन 7 होगी, ठीक है, लोअर देन 7, और कोई भी चीज अगर बेसिक या अल्कलाइन नेचर रखती होगी तो वो हायर देन 7 होगी और वो 14 से ऊपर वो भी नहीं जा सकती। ठीक, पीएच स्केल की ये बेसिक चीजें जो होती हैं ये हम पहले आईजीसीएसई में डिफाइन कर चुके होते हैं। आई होप सबको याद होंगी, तो इसमें कोई मसला ना हो। यहाँ पर लिखी हुई जितनी चीजें हैं उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो हम आईजीसीएसई में एज सच डिस्कस कर चुके होते हैं, तो पीएच वैल्यूज आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, इनको तो पहले से आपके लिए डिस्कस किया जा चुका होगा। ठीक, पीएच को सोरेन सोरेनसन के हिसाब से डिफाइन करना, सोरेन सोरेनसन ने क्या किया था कि उसने कहा था कि H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है हम उसका नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ले लेंगे। लॉग ऑफ बेस 10 लेने से क्या होगा कि 10 raised to पावर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लेने से ये फायदा हुआ कि चूंकि 10 की वैल्यूज माइनस में आ रही है हमारे पास मुसलसल, आप नोट करें -15 लिखा हुआ है, पिछले पेज पे जाएं, H पॉजिटिव के लिए -7 है, KW के लिए वैल्यू -14 है, तो मुसलसल नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम उसका खुद से नेगेटिव लॉग लेंगे तो माइनस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लॉग 10 लेने से 10 की पावर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, नंबर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, वही चीजें इसने नोट दैट में लिखा है। नेगेटिव साइन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पीएच वैल्यूज को पॉजिटिव किया जा सके। लॉगरिथम बेस 10 का इसलिए यूज किया, बेस ई का नहीं यूज किया, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आप जो लॉग इस्तेमाल करें सिंपल और 10 रेज़ टू पावर का सिस्टम खत्म हो सके। ई रेज़ टू पावर सिस्टम होता और बात होती, तब हम नेचुरल लॉग इस्तेमाल कर लेते, लेकिन चूंकि 10 रेज़ टू पावर है तो हम लॉग 10 इस्तेमाल करेंगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट होपफुली ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। बाय वाले स्टूडेंट्स को अगर ये बात नहीं भी समझ में आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नोट दैट का जो सेकंड पॉइंट है ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं भी क्लियर होता इसकी रीजन क्या है तो भी आपको पता है कि आपने नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 इस्तेमाल करना है H पॉजिटिव के वैल्यूज पे, और आपके पास सिंपल पीएच स्केल की नंबरिंग 0 से 14 तक की आ जाया करती है। इसके पीछे मैथमेटिकल रीजन पता होना या मैथमेटिकल रीजन को एक्सप्लेन कर सकना एक एग्जाम में ये जरूरी नहीं है। ठीक, इसी तरह से हम इक्वेशन में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं H पॉजिटिव की मुश्किल वैल्यूज को पीएच में नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 इस्तेमाल लेके, या पीएच की वैल्यूज को दोबारा H पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि लॉग का ऑपोजिट एंटी लॉग एग्जिस्ट करता है मैथ्स में, और इसी तरह हम अगर लॉग लेके किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो अगर उसे कन्वर्ट बैक करना हो तो हम एंटी लॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज इस तरह से आप कैलकुलेटर पर भी यूज कर सकते हैं। होपफुली आप इससे भी फेमिलियर होंगे। लॉग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं राइट, पहले
किया होता है मैथ स्टूडेंट्स को, उसका आइडिया होता है। मैथ स्टूडेंट ना भी हो, बायोलॉजी स्टूडेंट भी हो, तो भी आपको पता होता है कैलकुलेटर में हम लॉग कहाँ से प्रेस करके इस्तेमाल करें, खुद से तो कोई कैलकुलेशन हमने करनी है। एक वर्कड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच हमने फाइंड आउट करनी है, उसके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 5.32 × 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब है। नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 करें सिंपली, आपको आपका कैलकुलेटर आंसर 3.27 दे देगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आंसर चेक कर लें, आपके कैलकुलेटर पे यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्ली कैलकुलेटर ठीक यूज नहीं करना आ रहा है। इसमें बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी टीचर से कैलकुलेटर पे लॉग को का तरीका समझ लें। वैसे स्टूडेंट्स से फेमिलियर होते हैं तो ये मसला नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में उसने बहुत सारी H पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई हैं और कहा हुआ है कि उसके पीएचएस डिस्कस कर लें। ये भी कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से ये चीज क्लियर आउट की जा सकती है। ठीक, सॉरी, आप नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी, डी और ई में अल्कलीज आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज पीएच के अंदर ग्रेटर है 7 से। ठीक है, और आप देखेंगे कि ए और बी में एसिड्स आ रहे हैं। ये बात इसलिए है कि अगर आपने कैलकुलेटर यूज करके H पॉजिटिव की वैल्यू को पीएच में नहीं भी कन्वर्ट किया तो भी आपको 10⁻⁻ के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उससे अंदाजा हो जाए कि आपके पास की वैल्यू अल्कलाइन आएगी या एसिडिक। ठीक, तो ये हम जानते हैं कि 10⁻⁻ के ऊपर अगर जो नंबर लिखा हुआ है वो 7 से बड़ा है, यानी 8, 9, 10 से लेकर 14 तक जाता है, तो आपके पास आपकी पीएच वैल्यू प्रोबेबली किसी बेस के लिए आएगी। जबकि वही नंबर जैसे कि एग्जांपल ए और बी में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी में 4 और 2 है, तो ऑफ कोर्स उसका आंसर एसिडिक आएगा। ठीक, इवन दो ये अल्कलीज होती हैं, इनके अंदर एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की होती है और यही कॉन्सेंट्रेशन पीएच को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर बच्चे अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कोई चीज बेस है और बेस के अंदर H पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे सिस्टम में, ऐसा गलत है, ऐसा करेक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि सिस्टम में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होती है, चाहे वो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे फर्क इस तरह से नहीं पड़ता कि हाँ पीएच के स्केल पे तो डिफरेंस आएगा, लेकिन इस बात पे नहीं हो सकता कि आप ये कंसिडर कर लें कि आप बिल्कुल H पॉजिटिव आयन सिस्टम से निकाल सकते हैं। खासतौर पे आप जैसे ही कोई सोल्यूशन बनाते हैं, याद रखिए कि कुछ H पॉजिटिव आयंस वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से डेफिनेटली एग्जिस्ट करते होंगे सिस्टम में। ठीक, अब स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की वाटर की वजह से होती है, उसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, ये भी बुक में उसने मेंशन किया हुआ है। बेसिस वो होती है जिनके अंदर एक्सेस OH नेगेटिव आयंस की होती है, जैसा कि हमने पीछे IGCSE कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर एक छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की भी होगी। बच्चों का अक्सर सवाल ये होता है कि वो H पॉजिटिव आयंस OH से रिएक्ट करके वाटर नहीं बना देते होंगे? तो बेटा बिल्कुल, ये ऊपर वाली इक्वेशन यही बात शो करती है कि वाटर के अंदर एक मुसलसल रिवर्सिबल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, जिसमें H और OH रिएक्ट करके वाटर और वाटर ब्रेक डाउन होके H और OH बनाते रहते हैं सारा टाइम। तो ये एग्जिस्टेंस सारा वक्त एसिड के अंदर और अल्कली के एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी में है, उनके अंदर OH की थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन जरूर एग्जिस्ट करती होगी, हालांकि वो सॉल्यूशंस एसिडिक हैं। वंस अगेन ये वाटर की प्रेजेंस की वजह से होती है, क्योंकि वाटर जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा वो H और OH की थोड़ी बहुत थोड़ी अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन जरूर शो कर रहा होगा। यहां तक सबको क्लियर हो जाता है? जी सर। ओके, मतलब सर तो ठीक मैं है। ये पूछ रही थी कि मतलब फिर वो जहाँ पर वाटर होगा तो वो कॉन्स्टेंटली OH एंड H पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा और फिर वो बैक टू वाटर, मतलब वो इस एक तरह रिवर्सिबल कंटिन्यूअसली होता रिएक्शन रहेगा। कंटिन्यूड रहेगा। अगर आप ये कहना चाह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी बेटा, ऐसा ही है। चाहे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत थोड़ी है, 10⁻⁻14 एक बहुत छोटा नंबर है। आपको पता ना कि 0 के बाद 0 0 0 जी 0 ऐसे 13 जीरोस डालें, फिर हम जो है ना उसके बाद 1 पुट करें तो फिर 10⁻⁻14 बनता है, जो कि बहुत जी छोटा नंबर है। लेकिन जितना भी छोटा क्यों ना हो, वाटर का ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो हो रहा है। और एक मोल की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो उसमें 10⁻⁻
23 तक नंबर्स जाते हैं। अगर उसमें -14 तक कोई कन्वर्जन नहीं है तो 14 से 23 के दरमियान फिर भी इतने पार्टिकल्स होते हैं कि कन्वर्जन पॉसिबल हो। लिहाजा एक थोड़ी सी अमाउंट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव या OH और नेगेटिव आयंस की होना मस्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से ही क्लियर आउट हो जाते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। जी सर। गुड। H पॉजिटिव से pH कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से pH को कैलकुलेट करते हैं। आप बड़ी आसानी से काम अपने कैलकुलेटर से करके सही आंसर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी और pH की वैल्यू बताई हो तो हम जानते हैं कि हम इसे 10⁻⁻ pH से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव ऑफ log 10 अगर इधर जाएगा pH के तो 10⁻⁻ pH हो जाएगा। इसे पुट करें और आंसर निकालें। यानी आप एंटी लॉग भी लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है, और आप 10⁻⁻ के भी pH की वैल्यू डायरेक्टली पुट करें और उसका आंसर से भी आप ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ कैलकुलेटर से एक और ट्रिक बताया हुआ है ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो इस चीज को इजी करता है। एंटी लॉग से इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल काम है, जबकि pH को 10⁻⁻ में pH को कंसीडर करना स्टूडेंट्स को इजी लगता है। ये इजी लगने की ही वजह से यहाँ पर कोट किया गया है। और उसके साथ साथ वर्ड एग्जाम्पल के नीचे तो वैसा ही क्वेश्चन है मल्टीपल पार्ट्स का, जिसमें मुख्तलिफ pHs दी हुई है और उनकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इसी तरह से इसके भी ए से लेकर ई तक 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, और उस क्वेश्चन के पार्ट्स में अगर आप फर्स्ट 2 पार्ट्स देखेंगे तो एसिडिक पीएच शो करते हैं, जबकि आपके पास सी और डी जो है वो अल्कलाइन पीएच शो कर रहा है, सी और ई सॉरी, और डी जो है वो भी आपके पास वीकली एसिडिक 2 शो कर रहा है, लेकिन एक एसिडिक क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक, तो हमें पीएच को देखकर H पॉजिटिव का आइडिया या H पॉजिटिव को देखकर पीएच का आइडिया लगाना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज सबको क्लियर होती है? यस सर। गुड। याद रखिएगा पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्लोज होती है उस नंबर के जो हम 10⁻⁻ में लिख रहे होते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसी बात को मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जितनी वर्कड एग्जांपल्स हैं उनमें ये सारी चीज बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। मसलन क्लियर करने के लिए बताता चलूं कि आपके पास अगर pH 10.5 थी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में 10⁻⁻ जो है उसका नंबर 11 है। 10.5 और 11 बड़े क्लोज नंबर्स हैं ये बताने के लिए कि आप मेरी कही हुई बात ठीक है। इसी तरह से गौर से नोटिस करें कि आपके पास जो पिछली वर्क एग्जांपल है उसमें 10⁻⁻4 का नंबर था और -4 और 3.27 की pH एक दूसरे से काफी क्लोज है। ठीक है, तो आपके पास 10⁻⁻ का जो नंबर होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में और जो pH का नंबर होता है सिंपल pH स्केल पर, वो 10⁻, वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और वो pH वाला नंबर एक दूसरे के हमेशा बहुत क्लोज होते हैं। इस तरह क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालते हुए वो बहुत बड़ा डिफरेंस अनएक्सेप्टेबल है और इसका मतलब आपने गलती की है और आपको अपना आंसर रीचेक करने की जरूरत है। जल्दी में आप ऐसी चीज को गलत नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बच्चे एक्सेल कैलकुलेटर पे अपनी स्पीड में कुछ काम कर रहे होते हैं और गलत बटन प्रेस हो जाता है, उन्हें जल्दी में या परेशानी में या पेपर की कंप्लीशन के दौरान इस बात का अंदाजा नहीं होता और वो बस वही आंसर कैलकुलेटर से देख कर लिखाते हैं, इसे अपने तौर पर लॉजिकली जज करने की कोशिश नहीं करते। ठीक, आपको ये टिप इसलिए बताइए कि जल्दी में कोई मिस्टेक ना करें, उसे अपने तौर पे जज कर सकें कि आपके कैलकुलेटर ने आपको वही आंसर दिया जो आपका माइंड सिंपल मेंटल मैथ्स के हिसाब से फाइंड आउट कर रहा था। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रिकैलकुलेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। मोनोबेसिक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन एक मॉलिक्यूल के अंदर दे सकते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम होता है पर मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक या इसी तरह से नाइट्रिक एसिड आता है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस के अंदर कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। ये फॉलो करते हैं कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की सॉल्यूशन में जो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड की। हम assumption ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की अराइज कर रही है
आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, जो कि बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दोज अराइजिंग फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वाटर के अंदर जो चेंज आ रहा होगा वो इतना स्मॉल होगा कि एसिड के अंदर जो चेंज आ रहा होगा वाटर उसके ऊपर वो चेंज नहीं ला सकता, उसको उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो एसिड की जो पीएच होती है वो उतनी ही रहती है, क्योंकि वाटर की जो वैल्यू होती है H पॉजिटिव आयंस की वो बहुत छोटी होती है। ठीक, आपके सामने एक पीएच इलेक्ट्रोड है जो हमें पीएच एक्यूरेटली डिटरमाइन करके कंप्यूटर पर शो कर रहा है। डिजिटल पीएच मीटर्स या पीएच कैलकुलेटर्स बहुत बेहतर होते हैं, उनके अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों चीजें पाई जाती हैं, और उसे लैब में अच्छे ऐसे पीएच अप्रेटिसेस को यूज करना रिकमेंड किया जाता है। अब हम एक मैथमेटिकल डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं, इस 3 पॉइंटर्स को और इन 3 लाइंस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। खासतौर पे बायो वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इसे अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से क्लियर होगा, केमिस्ट्री बेस्ड एक्सप्लेनेशन से नहीं। पॉइंटर्स देखें, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाला जो HCl सॉल्यूशन है उसकी पीएच हमारे पास 1 आती है। 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाले HCl सॉल्यूशन की पीएच 2 आती है। इसी तरह हम उस सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते जाएंगे और 0.001 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का अगर सॉल्यूशन लेते हैं और उसको नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं तो उसकी पीएच का आंसर 3 आता है। ठीक, जिस बात का मतलब ये है कि हमारे पास एसिड को डाइल्यूट करना 10 टाइम्स रिड्यूस कर देता है वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय 1/10 एंड इंक्रीज कर देता है पीएच की वैल्यू को 1 पे। जिसका बात का मतलब है कि जो पीएच का स्केल है, चूंकि वो log 10 की बेस पे सिंपलीफाई हुआ था, तो पीएच के स्केल में अगर 1 का डिफरेंस आएगा तो log 10 के स्केल पे 10 का डिफरेंस आ चुका होगा। ठीक है ना, यानी कि वो log 10 का स्केल है तो माइनस या के 10 के डिफरेंस की बात नहीं हो रही, 10 की बेस में ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल इसे गौर से देखें, इस बात को अच्छी तरह से समझें कि आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंस 1/10 होगा और पीएच के अंदर डिफरेंस सिर्फ एक वैल्यू का होगा। जिस बात का मतलब क्या है, जिस सिस्टम की पीएच 3 है थर्ड पॉइंटर में, उसके अंदर जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस की तादाद है वो पीएच 2 वाले सिस्टम में उससे 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी पीएच 2 वाले सिस्टम में, और पीएच 2 और 1 को कंपेयर किया जाए तो 1 वाले में 10 टाइम्स ज्यादा होगी। मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर पीएच का एक स्टेप बढ़ रहा है। ये कोरिलेशन है हाइड्रोजन आयंस का और पीएच का, जिसे अच्छी तरह से समझ में भी आना चाहिए और इसके हिसाब से आप पास्ट पेपर क्वेश्चन भी कर सकते हो। वो कि ये देखने में सिर्फ 3 लाइन है, लेकिन ये पास्ट पेपर क्वेश्चंस में बार आई हुई है रिपीटेडली और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 लाइंस नहीं समझ में आई हैं दोबारा पूछ लें। एक बार फिर समझा दें आखिरी वाली लाइन। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं बेटा। देखिए पीएच के स्केल में 1 का डिफरेंस एक बड़ी सिंपल सी बात है। पीएच 1 और पीएच 2 में डिफरेंस कितना है? 1 का। पीएच 2 और पीएच 3 में डिफरेंस कितना है? 1 का। लेकिन हाइड्रोजन आयंस का डिफरेंस में 1 का डिफरेंस नहीं आता, वो 10 का डिफरेंस शो करता है। ठीक, यानी कि अगर H पॉजिटिव आयंस पीएच 3 के अंदर 1 है तो पीएच 2 के अंदर H पॉजिटिव आयंस 2 नहीं होंगे, यानी पीएच के अंदर तो एक स्टेप का डिफरेंस आया, लेकिन H पॉजिटिव आयंस के अंदर एक स्टेप का डिफरेंस नहीं होंगे, 10 होंगे, राइट। और इसी तरह पीएच 1 के अंदर कितने हो जाएंगे? फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 10 100 हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे। अगर उससे नीचे का कोई और पॉइंट होता तो वो 1000 हो जाते, फिर उससे अगला कोई पॉइंट होता तो 10,000 हो जाते। मतलब हर स्टेप पर हाइड्रोजन आयंस के केस में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पीएच का स्टेप सिर्फ एक पॉइंट का होगा। log 10 की log ऑफ बेस 10 में करने की वजह से हमारे पास ये डिफरेंस आता है। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस 10 10 10 की मल्टीप्लिकेशन पे चेंज होती है, जबकि पीएच की वैल्यू सिर्फ 1 1 1 के हिसाब से चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5। क्लियर? ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। ओके गुड। हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, नेक्स्ट टॉपिक अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। पीएच स्ट्रॉन्ग बेसिस ही कैलकुलेट करना। स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये आयनाइज कर जाता है कंप्लीटली सॉल्यूशन में, हमने ये डिटेल पहले पढ़ रखी है।
कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली उतनी ही होती है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होनी चाहिए, यानी कि वाटर की डिकम्पोजिशन से इस कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस की, तो हमें क्या जानना होना चाहिए? हमें हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में पता होनी चाहिए, हमें उस सिस्टम के लिए आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन सिस्टम का पता होना चाहिए, और लास्टली हमें पता होनी चाहिए Kw आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू। याद रखिए Kw की वैल्यू हम कांस्टेंट के तौर पे पहले फिक्स कर चुके हुए हैं, एंड दैट इज 1 multiplied by 10 raised to power minus 14 at 298 Kelvin, ठीक है। सो Kw अगर H पॉजिटिव और OH के बराबर है तो H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी हो तो Kw को OH नेगेटिव से डिवाइड कर लें, या OH नेगेटिव की वैल्यू निकालनी हो तो Kw को H पॉजिटिव से डिवाइड कर लें। यानी सिंपली अगर हम Kw को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हम OH की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक, एक वर्कड एग्जांपल इसके लिए देख लें और फिर आज का काम खत्म करते हैं। pH सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन के लिए 0.05 मोल पर डेसीमीटर है। Kw की वैल्यू हम पहले से जानते हैं। स्टेप 1 में आप अपना फॉर्मूला यानी H पॉजिटिव इज इक्वल टू Kw ओवर OH नेगेटिव, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसे पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर वैल्यूज। Kw की वैल्यू हम जानते हैं, OH की कंसंट्रेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, आपके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर आप इसे अगले स्टेप में नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 लेंगे तो यहाँ से आपके पास pH की वैल्यू भी आ जाएगी। याद रखिएगा कि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ था कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू देखने जा रहे हैं, तो जब नाम मेंशन हो जाएगा तो याद रखेंगे आपको वहां से पता चल जाना चाहिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और अगर इसका आंसर एसिडिक या बेसिक सीरीज में ही आ रहा है, मतलब एसिडिक के लिए लेस देन 7 आंसर आना चाहिए और बेसिक के लिए मोर देन 7 बट लेस देन 14 आंसर आना चाहिए, अगर उतना ही आंसर है तो आप ठीक है, और अगर उतना आंसर नहीं है तो आप ठीक नहीं है। इसी आंसर को इस तरह से लेने का एक और बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम log 10 OH लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही हो उसमें से जो है ना हम 1.3 माइनस log 10 ऑफ हेयर माइनस log 10 ऑफ OH कर दें, ठीक। इसका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ OH जो होता है बेस 10 के हिसाब से वो इक्वल होता है माइनस log 10, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को 14 से, इस एग्जांपल में 14 माइनस 1.3 और आपके पास उसका आंसर आ जाता है। ये बात सबको क्लियर होती है? yes, sir. ये वर्क करता है क्योंकि आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 H पॉजिटिव के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव के लिए 14 के बराबर होता है, ठीक। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव को सोरेन सोरेनसन ने PH कहा था। उसके बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव को POH लिखा, यानी कि टेक्स्ट के तौर पे लिख देता हूं और काइंडली आप भी अपनी बुक्स पे नोट कर लें। एक सेकेंड। ये जो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 है सोरेन सोरेनसन के हिसाब से ये PH है, जबकि अगर हम इससे थोड़ा सा आगे हैं तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव है, ये फिर साइंटिस्ट के हिसाब से POH बना, ठीक। और pH इस केस में जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें pH प्लस POH ये बताया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 14। ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। कैसे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप जानते हैं कि पूरा पीएच का स्केल 14 के बराबर होता है। आप ये भी जानते हैं कि पीएच स्केल के एंड सेंटर में जाकर 7 पर वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है, यानी एसिड की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, 0 से 7 से पहले तक, और अल्कली या बेस की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, वो 7 के बाद से शुरू होकर 14 तक जाती हैं।
यानी पीएच इटसेल्फ सिर्फ 7 तक वैल्यू 0 से 7 तक रखता है और पीएच भी 0 से 7 ही वैल्यूज रखता है, चाहे वो 0 से नहीं शुरू होती है, 7 के बाद से शुरू होती है, 14 तक जाती हैं। तो 7 + 7 = 14 हो जाता है और इसे pH + pOH = 14 भी कहते हैं। ये बात सबको समझ आ जाती है? मतलब सर पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू 7 होंगी या फिर इनको 7 तो 7 ऐड होंगी, करने पे 14? 7 होंगी और फिर पूरा स्केल बनता इस तरह से है कि हम pH और pH की दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो ही पूरा स्केल बनता है। ठीक है ना? तो फिर मतलब तो बेटा सर हमें कैलकुलेट करने की भी नहीं जरूरत जब हमें पता है कि 7 ही है इसका आंसर। तो किसका आंसर 7 है? पीएच की टोटल वैल्यूज 7 तक हो सकती हैं, इससे ज्यादा के कम नहीं हो सकती, मतलब 0 से 7 के दरमियान ही स्टिक करती हैं। ये मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है, ये एग्जैक्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताई हुई किसी भी दुनिया के सॉल्यूशन के लिए। और मैक्सिमम लिमिट वाली बात बचा है, यानी दुनिया का कोई भी एसिड हो वीक या स्ट्रॉन्ग, उसकी वैल्यू 0 से 7 के दरमियान आ जाएंगी। और दुनिया का कोई भी बेस हो वीक या स्ट्रॉन्ग, इस पे बहस नहीं है, उसकी वैल्यूज हमारे पास 7 से 14 के दरमियान आ जाएंगी। क्लास खत्म करते हैं, 1-2 सेकंड रहते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।